देखो हम लोग आपको डायपोल मोमेंट्स के बारे में पढ़ाएंगे। नहीं आ रहा है। ऊपर नीचे से नहीं आ रहा और नीचे हो जाएगा। नीचे से ठीक है अच्छा। डायपोल मोमेंट है। देखो बहुत बड़ी टॉपिक है ये भी, हम लोग बीएससी वगैरह बच्चों को पढ़ाते हैं इसे। तो 11th में बहुत थोड़ा सा पार्ट इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे और डायपोल मोमेंट्स के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको स्टडी कराएंगे। हिंदी में टर्म है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग इससे कहते हैं। अभी एक प्रॉब्लम रह गया था कोवेलेंट बॉन्ड में, जो आयनिक परसेंटेज की प्रॉब्लम थी, वही बता रहे थे कि आयनिक परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे। तो आयनिक परसेंटेज फाइंड करने के लिए एक कंसेप्ट आपको डिस्कस करेंगे और इसे हम लोग डायपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायपोल। द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग कहते हैं। देखिए ये कंसेप्ट जो है, इससे हम लोग बहुत सारी चीजों को कंफर्म करते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसके लिए, तो आयनिक परसेंटेज के लिए आपको स्टडी कराऊंगा और मैं इससे बताऊंगा कि किसी भी कंपाउंड्स में हम लोग आयनिक परसेंटेज कैसे निकालेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है। तो एक पार्ट कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है उसका, और एक पार्ट कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो हमने बताया कितने परसेंट आयनिक होगा, इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं की गई है। तो अभी हम लोग जब आपको स्टडी कराएंगे तो आयनिक परसेंटेज के बारे में आपको स्टडी कराएंगे, और बेटे आयनिक परसेंटेज के बारे में जब आपको स्टडी कराएंगे तो बताएंगे कि कंसेप्ट जो मैं आपको स्टडी करा रहा हूं वो साइंटिस्ट डिवाई के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। साइंटिस्ट डिवाई के द्वारा। तो डिवाई साइंटिस्ट का नाम है, इसने बताया है, उसने बताया कि डायपोल मोमेंट्स कैसे होता है, क्या होता है, इस सब का कंफर्मेशन मैं आपको बताऊंगा इसमें अभी। देखिए आपको बताना ही है, जैसे हमारे पास HCl है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, Cl के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर किया। H के साथ Cl सिंगल बॉन्ड से कमिट हो गया। लेकिन मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन बहुत देर तक इसके बीच में नहीं रहने वाला है, और क्या होगा, Cl की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, Cl की तरफ ट्रांसफर होने के बाद जो हमारे पास H है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, इनिशियली पॉजिटिव, और जो Cl हमारे पास है वो इनिशियली नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये कहा डिवाइन है, जो चार्ज आपके पास है ना, जो इनिशियल चार्ज आपके पास है, भाई परमानेंट चार्ज नहीं है। अगर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर वापस भी आ गया तो चार्ज हट जाएगा इसके ऊपर से, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं इनिशियल चार्ज। क्या बोलते हैं? इनिशियल चार्ज हम लोग इसे बोलते हैं। अभी करता क्या हम लोगों के लिए, सर को सबसे पहले बताना है कि डायपोल मोमेंट होता क्या है। क्या कहा डिवाइन अपने कंसेप्ट में, उसने कहा आपके पास जो इनिशियल चार्ज है ना, इन दोनों इनिशियल चार्ज में से एक चार्ज का तो आपको मैग्नीट्यूड लेना है। दोनों इनिशियल चार्ज में से एक चार्ज का आपको मैग्नीट्यूड लेना है। भाई चार्ज कितना पढ़ाया था आपके लिए, चार्ज पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। E for electron, S for static, U for unit, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, याद है? अब भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो कैसा होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन तो कैसा होता है, पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव से मेरे कोई मतलब नहीं है। तो चार्ज तो मेरे पास इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ रहे हैं, परमाणु। तो वो कितना है हमारे पास, वो बेटे 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU।
4.8 इंटू 10⁻⁻10 ASU, मैंने डेल्टा लगा दिया है, इंटू दोनों चार्ज की डिस्टेंस आपको सिलेक्ट करनी है। दोनों चार्ज में डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस को आप कुछ भी मान लीजिएगा सर, आर मान लीजिएगा, डी मान लीजिएगा। तो मैंने बताया कि वह डिस्टेंस डी है। इन दोनों का जो मल्टीपल होगा उसे आप म्यू से रिप्रेजेंट किया करेंगे, किससे, म्यू से रिप्रेजेंट किया करेंगे, और ये आपका हो जाएगा डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट हो जाएगा ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, बहुत सारी बातें इसके बारे में करेंगे अभी आपसे, और आपको उसे निकालना भी सिखाएंगे कैसे निकालेंगे हम लोग। तो क्या मैंने बताया आपके लिए, मैंने कहा हमारे पास कैसे कंपाउंड्स है, जो कोवेलेंट कंपाउंड हमने पढ़े हैं, HCl के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं भाई। मैंने आपको बताया जैसे HCl हमारे पास था, तो HCl में क्या प्रॉब्लम जनरेट हुई थी, HCl के अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था, ऐसे हम लोग बॉन्ड लगाए थे HCl में, H पॉजिटिव हो गया था इस प्रोसेस में इनिशियली, और Cl कैसा हो गया था, नेगेटिव हो गया था। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये HCl कितने परसेंट आयनिक हुआ है, डायपोल मोमेंट आया। द्विध्रुव आघूर्ण की जो कंसेप्ट थी वो कोवेलेंट कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, और कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है, उस डिस्प्लेसमेंट से जो कैरेक्टर चेंज हो रहा है, जो आयनिक प्रॉपर्टी आ रही है, उस आयनिक प्रॉपर्टी का हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे भाई। और जब लोग वेरिफिकेशन करेंगे तो बताना है आपके लिए कि कंसेप्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये कंसेप्ट क्या है, डिवाइन ने रिप्रेजेंट किया है। अब एडिशन पढ़ाया था आपको, लिनियस पाउंडिंग ने बताया, मैंने कल वेस्पर थ्योरी नायन वेस्पर आपको बताई। तो ये डिवाइन का कंसेप्ट और क्या बताया उसने, बहुत सिंपल बात उसने कही। उसने कहा मान लीजिएगा इन दोनों चार्ज के मिड का डिस्टेंस डी है, तो उसने कहा कि दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज की तो आपको मैग्नीट्यूड लेनी है। तो मैंने बताया चार्ज मैग्नीट्यूड का मीन्स क्या हो गया, चार्ज मैग्नीट्यूड का मीन्स हो गया चार्ज का वैल्यू लेना है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है आपका। और दो तरह का चार्ज आपको पढ़ा के लाए थे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, 1.6 10⁻⁻19 पढ़ाया था कूलम में, और 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU में पढ़ाया था आपके लिए। तो यहां पर हम लोग ESU वाला यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज वैल्यू जो होती है वो 4.8 इंटू 10⁻10 ESU होती है। E फॉर क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन। S फॉर क्या बताया था, वेरी गुड। और U फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हम लोग कहते हैं इसे। मैंने कहा दोनों चार्ज में से एक चार्ज का तो आपको मैग्नीट्यूड लेना है सर, डेल्टा बना दिया मैंने, और उन दोनों के डिस्टेंस का डेल्टा में मल्टीप्लाई करना है। दोनों चार्ज में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के डिस्टेंस का जो मल्टीपल है उसे आपको म्यू से रिप्रेजेंट करना है, और यही डायपोल मूवमेंट है, यही डायपोल मूवमेंट है। कोई भी आपसे पूछेगा डायपोल मूवमेंट क्या होता है, तो आपको बताना है दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, परिमाण, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड तथा उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, डायपोल मोमेंट कहलाता है। और डायपोल मोमेंट को जब भी कभी रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑलवेज हम लोग किससे शो करते हैं, म्यू से शो करते हैं। किससे करते हैं, म्यू से शो करते हैं। तो क्या हो गया, म्यू इक्वल टू हो गया डेल्टा, म्यू इक्वल टू हो गया डेल्टा इंटू डी। बहुत सारी बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन अपनी जो बुक है एनसीईआरटी की उसमें इसमें ऐसे लिख सकते हैं हम लोग चाहे तो। अगर आपने हमारा चार्ज को क्यू से शो कर रहा है हम लोग कुछ बुक्स में, तो आप लिख सकते हैं कि म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। कुछ बुक्स में डिस्टेंस को डी से ना दिखा के आर से शो किया गया है, तो लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर। ये लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू डेल्टा इंटू आर। ये सब फॉर्मूला किसके हैं, ये सब फॉर्मूला डायपोल मोमेंट के ही है। तो क्या होता है, क्यू इक्वल टू
म्यू इक्वल टू होता है डेल्टा इंटू डी, डेल्टा इंटू डी। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन ये है, देखो देखिए जैसे हमारे पास लिखा हुआ है डेल्टा जो चार्ज है इनिशियली एक्चुअल में वो होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। अब इसे मान लीजिए SCL में हमको डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो SCL में डिस्टेंस जो होती है वो होती है 1.27 10⁻⁸ सेंटीमीटर। SCL का है, H और CL के बीच की दूरी है। और ध्यान रखेंगे जितनी भी डिस्टेंस होती है ना, उन डिस्टेंस की जो ऑर्डर होती है कोटि, वो ऑलवेज 10⁻⁸ होती है। ये मान बदलेगा केवल आगे वाला, कुछ भी हो सकता है लेकिन ये ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगी। अणुओं का जो डिस्टेंस होता है HCl, HBr, HI, अमोनिया, इन सब में जो डिस्टेंस आती है वो 1.27 इंटू 10⁻, जैसे 10⁻⁸ आपका किया HCl में, ऑर्डर ऑलवेज यही रहेगा 10⁻⁸। ऐसे ही चार्ज का ऑर्डर भी क्या रहेगा 10⁻⁻10 रहेगा। ये सर्टेन वैल्यू में कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। अब जैसे आपको म्यू निकालना है इसका, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका भाई डेल्टा इंटू डी, आपने पढ़ा हुआ। इन वैल्यू को अगर लोग पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4.8 10⁻⁻10 इंटू 1.27 10⁻⁸। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6.096 इंटू 10⁻⁻18 10⁻⁻18। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है 18 वाली, ये वाली जो है, देखो भाई 10⁻18 जो आया है वो क्या है, ऑर्डर का एडिशन है। जो हमारी कोटि है, एक तो चार्ज की कोटि है, एक डिस्टेंस की कोटि है, हमारे पास ऑर्डर है, इन ऑर्डर का एडिशन है ये। और डिवाइन ने बताया कि ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, और जब भी कभी ये 10⁻⁻18 हुआ करेगा तो इसको 10⁻⁻18 को आप मान लिया करेंगे 1 डिवाइन। जैसे ही पावर 10⁻18 होगी, 1000 हो गई, तो सब किसी डिस्टेंस में आएगा, चार्ज में आएगा ये, तो आप तुरंत ही क्या करेंगे 10⁻⁻18 को उसमें से हटाया करेंगे, बढ़ा कर ही करेंगे उसकी जगह 1 डिवाइड। तो 1 डिवाइड का मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका म्यू इक्वल टू 6.096 इंटू 1, ये हो जाएगा 6.096 डिवाइड। इसका डाइपोल मोमेंट है, ऐसे हम निकाल सकते हैं डाइपोल मोमेंट। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का हम लोग फाइंड आउट करके दिखाएंगे आपके लिए अभी, तो ध्यान रखना हम लोगों के लिए। लेकिन बेसिक चीजें क्या है, देखिए बेसिक चीजें हैं, डाइपोल मोमेंट जो होगा कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। 2-3 बेसिक बातों में डाइपोल मोमेंट की आपको समझाता हूं क्या है, तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अगर आपसे पूछा जाए डाइपोल मोमेंट क्या होता है तो क्या बताएंगे हम लोग, हम बताएंगे दोनों चार्ज में से एक चार्ज का तो मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का जो मल्टीपल होगा उसे हम लोग डाइपोल मोमेंट कहेंगे। किससे शो करने वाले डाइपोल मोमेंट को, म्यू से शो करने वाले हैं। म्यू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा इंटू डी। देखिए चार्ज मैंने लगाया है ESU में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, और मैंने डिस्टेंस लगाई है सेंटीमीटर में 1.27। लेकिन 2 बात ध्यान रखनी है, चार्ज जो होता है उसकी कोटि या ऑर्डर जो है 10⁻10 लेनी है, इसकी 10⁻8 लेनी है। और जैसे आपने मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और ये हो जाएगा 10⁻18। जैसे 10⁻18 होगा तो इसे मान लिया करेंगे 1 डिवाइड, तो मान लिया करेंगे 1 डिवाइड, तो ये आपका हो जाएगा म्यू इक्वल टू 6.096 डिवाइड। ऐसे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट की। लेकिन कुछ बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है, सभी कंपाउंड्स में डाइपोल मोमेंट नहीं आएगा, कुछ कंपाउंड्स में डाइपोल मोमेंट 0 भी आएगा।
कब जीरो आएगा ये समझाता हूं आपको, देखो देखो पहला नियम क्या है। पहली बात तो आप ध्यान रखनी है कि डायपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर वैल्यू है। सर पढ़ाते थे, सदस्य पढ़ाते थे ना आपको, स्केलर वैल्यू, वेक्टर वैल्यू पढ़ाते थे। तो ये जो कैसा है, वेक्टर वैल्यू है। कैसा वैल्यू है? वेक्टर वैल्यू है। अगर ये वेक्टर वैल्यू है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। फिर वेक्टर की क्या होती है? डायरेक्शन तो होती है। अगर ये वेक्टर वैल्यू है डायपोल मोमेंट तो उसकी डायरेक्शन होगी। और ध्यान रखेंगे आप लोग, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, जैसे एचसीएल है, एच पॉजिटिव है, सीएल नेगेटिव है, तो जब भी कभी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लगाते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर लगाते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, डायपोल मोमेंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, तो आप ध्यान रखेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। दूसरी बात आपको बतानी है रूल नंबर 2 में, ये बहुत जनरल बातें बता रहा हूं आपको इसके 11th पर्पज से। अगर कहीं पर एसपी टाइप का हाइब्रिडेशन आ जाता है तो एसपी टाइप के हाइब्रिडेशन में क्या होता है? एसपी टाइप के हाइब्रिडेशन में जो हमारी शेप होती है वो लीनियर टाइप की होती है। वो जैसे ही पढ़ते थे BeCl2 BeCl2 एसपी टाइप का हाइब्रिडेशन था। ऐसा होता था, इसमें कितना एंगल था? 180 डिग्री। 180 पढ़ाया था। देखो भाई Cl तो इसमें नेगेटिव है और B क्या इसके अंदर पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। तो देखो एक तो वेक्टर इधर वर्क करेगा और एक वेक्टर इधर वर्क करेगा। दो वेक्टर एक दूसरे के अपोज 180 पे वर्क कर रहे हैं। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोज 180 पे वर्क करते हैं तो वेक्टर योग कितना होता है? 0। कितना होता है? 0 होता है। सर ने पढ़ाया होगा आपको। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हमारा कोई भी स्ट्रक्चर 180 के एंगल को शो कर रहा है और लीनियर टाइप का है तो उसमें जो वेक्टर सम होगी वो क्या होगी? 0 होगी। ऐसी स्थिति में म्यू का मान ऑलवेज क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। अब सर एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, भाई CO2 जो आपने पढ़ा है उसका डायपोल मोमेंट 0 क्यों होता है? जो CO2 है उसका डायपोल मोमेंट 0 क्यों है? तो CO2 में हम लोग क्या करते हैं, पहले हाइब्रिडेशन पता कर लेते हैं। और CO2 में अगर आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो देखिएगा भाई C हमारे पास है, 2 एटम जुड़े हुए हैं इससे, और कार्बन में कोई भी लॉन पेयर नहीं है। स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो ऐसा ही तो होता है इसका। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, कोई लॉन पेयर नहीं, 0 हो गया। कैसा हो गया फिर? sp टाइप। कैसा हो गया? अगर ये sp टाइप है तो शेप कैसी होगी फिर? रेखीय होगी। अगर लीनियर होगी तो ऐसे बनाएंगे O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इस टाइप से हम लोग शो कर सकते हैं बेटे इसके लिए। तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। सबको बताना है सर जो CO2 मैंने स्टडी किया है उसमें sp टाइप का हाइब्रिडेशन है। जो CO2 मैंने स्टडी किया है उसमें sp टाइप का हाइब्रिडेशन है। और जब CO2 में sp टाइप का हाइब्रिडेशन है तो क्या होने वाला है? उसकी शेप लीनियर होने वाली है। और जिनकी शेप लीनियर होती है उनका वेक्टर सम क्या होता है? 0 होता है। और जिनका वेक्टर सम 0 होता है उनका डायपोल मोमेंट भी क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ये थर्ड पॉइंट है, देखो भाई कहीं पर क्या होगा, जैसे किसी में sp टाइप का हाइब्रिडेशन आता है, sp2 है, मान लीजिए BF3 हमारे पास है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अगर BF3 की स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं तो ऐसे पढ़ते थे बेटे हम लोग, ट्रायंगुलर टाइप की शेप, ऐसे। आपको ध्यान रखना है, अगर सेंटर पर कोई लॉन पेयर नहीं है
अगर सेंटर पर कोई लोन पेयर नहीं है और 3 वेक्टर एक ही पॉइंट से सेम डायरेक्शन में वर्कआउट कर रहे हैं, ये वेक्टर ही है, ऐसे सो करेंगे ना हम लोग, एक ही पॉइंट से सेम डायरेक्शन में बाहर की ओर वर्क कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वेक्टर सम क्या होता है? 0 होता है और म्यू का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सब पूछेंगे आपसे BF3 का डायपोल मोमेंट 0 क्यों पाया जाता है? BF3 का डायपोल मोमेंट 0 क्यों होता है? तो आपको बताना सर, इसकी अंदर sp2 टाइप हाइव एडिशन है, और जब sp2 टाइप हाइव एडिशन होगा तो शेप कैसी होगी? ट्रायंगुलर होगी, त्रिकोणीय होगी, और शेप जब त्रिकोणीय ट्रायंगुलर होगी तो क्या होगा? 3 वेक्टर एक ही पॉइंट से सेम डायरेक्शन में वर्क करेंगे, जिससे वेक्टर सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और वेक्टर सम 0 हुआ तो क्या हो जाएगा? डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन सर ने पूछा अमोनिया में क्या होने वाला है? अगर BF3 में 0 है तो क्या अमोनिया में भी 0 होगा? NH3 में? इसमें 0 नहीं होगा सर। क्यों 0 नहीं होगा? सुनिए आपको, देखो अमोनिया को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो अमोनिया में sp3 टाइप का हाइव एडिशन होता है। अमोनिया को हम लोग जब स्टडी करते हैं तो उसमें sp3 टाइप का हाइव एडिशन होता है। अब sp3 टाइप का हाइव एडिशन शेप कैसे होगी? टेट्राहेड्रल कैसे होगी? ऐसे बनाते थे हम लोग अमोनिया की शेप के लिए, NH और एक लगा देते थे इसमें लोन पेयर। अगर लोन पेयर आ गया तो किसी भी कंडीशन में डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अगर लोन पेयर आ गया तो किसी भी कंडीशन में डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि इसके रिपल्सन की वजह से क्या होगा? वेक्टर सम 0 नहीं हो पाएगा, वेक्टर सम 0 नहीं हो पाएगा, और जब वेक्टर सम 0 नहीं होगा तो डायपोल मोमेंट भी 0 कभी भी नहीं होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाते हैं, इस बात को देखो। सर ने बोला आपके पास बेटा एक सल्फर ट्राइऑक्साइड है और इस सल्फर ट्राइऑक्साइड से सर ने पूछा इन दोनों में से एक कंपाउंड की डायपोल मोमेंट तो पॉजिटिव है और एक की 0 है। इन दोनों कंपाउंड्स में से एक कंपाउंड की डायपोल मोमेंट तो पॉजिटिव है और एक की 0 है, तो आप में से कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? भाई SO2 का 0 होगा पक्का? एक बार सोच लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। पहले हाइव एडिशन पता करो आप लोग इसमें ना। अगर हम लोग हाइव एडिशन निकालते तो देखो आप लोग, भाई देखो इसकी स्ट्रक्चर तो ऐसी होगी, मेरी बात सुनो आप लोग, S डबल बॉन्ड O और नॉन पेयर, और इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी, S ट्रिपल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। SO3 तो कुछ बता रहे थे आप, बहुत बता रहे थे भाई। आपको बताना है SO2 में नॉन पेयर है, SO2 में नॉन पेयर है, और जब SO2 में नॉन पेयर है तो क्या होगा? रिपल्सन होगा इसमें। ऐसी कंडीशन में SO2 का वेक्टर सम होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 0 होगी? नहीं होगी? नहीं होगी ना। और जब वेक्टर सम 0 नहीं होगा तो क्या होगा? डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि SO2 का डायपोल मोमेंट तो कुछ ना कुछ जरूर आएगा। लेकिन SO3 में क्या है? SO3 में 3 वेक्टर एक ही सेंटर से सेम डायरेक्शन में वर्कआउट कर रहे हैं, कोई लोन पेयर भी नहीं है। इसी ऐसी कंडीशन में म्यू क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो सर आपको पूछने वाले हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट 0 होता है, क्यों? तो आपको बताना है सर, SO2 में लोन पेयर है, रिपल्सन पॉसिबिलिटी भी है, और लोन पेयर होने पर रिपल्सन पॉसिबिलिटी जब होती है तो वेक्टर सम पॉसिबिलिटी 0 होने की पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं होती है, और जब वेक्टर सम 0 नहीं होगा तो डायपोल मोमेंट भी 0 कभी भी, इसलिए SO2 का डायपोल मोमेंट तो होगा। लेकिन SO3 में कोई भी लोन पेयर नहीं है और 3 वेक्टर एक ही सेंटर से
सेम डायरेक्शन में, भाई सेंटर क्या है इसमें सल्फर, डायरेक्शन क्या है बाहर की ओर वर्क कर रहा है, इसलिए वेक्टर सम क्या होगा 0 होगा, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट भी क्या होने वाला है 0। समझ में आ गया आपको ये बात? पक्का? क्वेश्चन लिखो आप लोग तो थोड़ा सा देखो। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, कर लो आप लोग सब, ये तो हो जाएगा ना। अच्छा बताओ मुझे आप लोग, H2O का डायपोल मोमेंट 0 होगा या नहीं? H2O का डायपोल मोमेंट 0 हो सकता है? H2O का क्यों नहीं होगा बताओ? लॉन पर आएंगे, इससे 0 इसका डायपोल मोमेंट सही उत्तर है। अब देखो साइंस में इसका एप्लीकेशन क्या रहा, अभी मैं बहुत शॉर्ट में आपको पढ़ाया हूं, इसके लिए मैं जनरल बात आपको बताई है जो आपके 11th में काम आएंगे केवल, है ना। इसका बहुत सारा पार्ट हम लोग बीएससी पढ़ाते हैं बच्चों के लिए बड़ी क्लास में। देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, एक फॉर्मूला डिवाई ने दिया, उसने बताया हम लोग कैसे इससे जो है परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है परसेंटेज फाइंड करने का, आयनिक परसेंटेज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेट इनटू 100। इस फॉर्मूला से हम लोग डायपोल मोमेंट को फाइंड कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, इस फॉर्मूला से हम लोग डायपोल मोमेंट को फाइंड कर सकते हैं। म्यू ऑब्जर्व क्या है? म्यू ऑब्जर्व है सर आपको एक प्रैक्टिकली वैल्यू देंगे क्वेश्चन में कि भाई प्रैक्टिकली इसका डायपोल मोमेंट इतना आया, उसके बाद आपको दूरी भी देंगे उसके बीच की, उससे आप कैलकुलेट करेंगे और 100 से क्या करेंगे 100 से 100 मल्टीप्लाई लगा के परसेंटेज निकाल देंगे उसका। समझ गया आप लोग? एक क्वेश्चन लिखो आप लोगों को, बोले देखिए आप लोग 298 केल्विन टेम्परेचर पर 298 केल्विन टेम्परेचर पर 298 केल्विन टेम्परेचर पर HCl के लिए HCl के लिए 1.03 डिवाइड डायपोल मोमेंट प्राप्त हुआ। डायपोल मोमेंट प्राप्त हुआ जबकि इसके बीच की दूरी 1.27 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। 1.27 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। तब डायपोल मोमेंट ज्ञात कीजिए। डायपोल मोमेंट ज्ञात कीजिए। डायपोल मोमेंट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। आयनिक परसेंटेज ज्ञात कीजिए। नहीं, आयनिक परसेंटेज ज्ञात कीजिए। आयनिक परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो आप लोग, मेरी बात सुनिए पहले आप लोग। देखो भाई, एक वैल्यू आपको दिया है सर ने इसमें, और सर ने जो डायपोल मोमेंट दिया है वो कैसा है? प्रैक्टिकली है। कैसा है? और इसे हम लोग पढ़ेंगे म्यू ऑब्जर्व। म्यू और ये वैल्यू आपको दी है 1.03 डिवाइड
ये तो प्रैक्टिकल आपको दिया है पेपर में, क्वेश्चन में आपके ना। अभी क्या करना है हम लोगों को, कैलकुलेट वाला निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था अभी आपको, कैलकुलेट किया था हम लोगों ने ऐसे। म्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, इक्वल टू होता है डेल्टा इंटू डी, डेल्टा इंटू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा का वैल्यू कितना है 4.8 10 टू पावर -10, ये तो चार्ज। और डिस्टेंस कितनी है अभी बताइए आपको, 1.27 10 टू पावर -8। समझिए आपको, पहले दोनों पर ठीक से मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। 6.0 ये आपका हो जाएगा 6.096 इंटू 10 टू पावर -18। अभी क्या बोले थे हम आपसे, 10 टू पावर 18 जब आ जाएगा तो उसे 1 डिवाइड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 डिवाइड। ये आपका हो जाएगा बेटा 6.096 डिवाइड, 6.096 डिवाइड। अब दोनों आपके पास आर्गुमेंट आ गए, प्रैक्टिकल वाला भी आपके पास आ गया और कैलकुलेट वाला भी आ गया। ये वाला फॉर्मूला है। अगर हम लोग इससे आयनिक परसेंटेज को फाइंड करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, देखो ये हो जाएगा आपका आयनिक परसेंटेज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व कितना है, म्यू ऑब्जर्व है 1.03 अपॉन कैलकुलेट कितना है 6.096 इंटू 100। अगर आप लोग इसे सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा 16.9%। 16.9%। 17 के अप्रोक्स आता है इसका आंसर। तो आप ध्यान रखेंगे 17% आयनिक होगा HCl इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बाद, और कितना होगा 83% कोवेलेंट होगा, 83%। इसलिए HCl को कभी भी आयनिक कंपाउंड कैटेगरी में नहीं रखते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड की कैटेगरी में ही रखा जाता है। सॉल्व कीजिएगा सर आप लोग भाई, 60-70 के करीब हो जाएगा, 57 हो जाएगा तो आगे हो जाएगा। कोवेलेंट है ना, इनमें आने कैरेक्टर जो आता है वो 20, 25, 70, 77 है। कुछ हो जाएगा इससे, कर लो क्वेश्चन आप लोग, ठीक है।